हम इस लेक्चर में बात करने वाले एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी हमारी स्टार्ट हो रही सही ढंग से आज से ही। पहले से मैंने लेक्चर लिया था हेमेटोलॉजी में, हमने काफ़ी ज़्यादा फार्मा कवर कर ली थी, वो एक अलग साइड है। आगे के हमें जो कोर फार्माकोलॉजी वो आज से स्टार्ट हो रही है, तो उसे हम एंटी एरिथमिक ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट के रूप में मैं बता दूं तो मैं खाली बस फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी के लिए जब मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो खाली बस मैं ड्रग्स वगैरह के बारे में बताऊँगा। इसके बाद मतलब काफ़ी सारे लेक्चर रहेंगे, उसमें हम एक तरीके से जो भी मेडिसिन एक्सपर्ट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे ये कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है आपको इसके बारे में। ठीक है, ECG वगैरह की सारी फाइंडिंग मिलेंगी उसके आधार पर। जैसे अरिथमिया का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी तो मैं, ECG में क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगी, उसमें कौन सा अरिथमिया के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए मेरे हिसाब से आपको ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्माकोलॉजी के लिए मैं बता दूं तो हम एक महीने में 1 या 2 यूनिट होगी हमारी मैक्सिमम, 1 यूनिट मान लीजिए लगभग 1 या 2 यूनिट हम मैक्सिमम करेंगे। बाकी के टाइम हम रिवीजन वाले लेक्चर ज़रूर करेंगे। ये मैं ज़्यादा चाह रहा हूँ कि आपको फास्ट आप रीड करें चीज़ें, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शुरुआत में समझने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्या है कि बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, वरना चीज़ें याद नहीं रहेंगी। यदि खासकर आप सेकेंड ईयर में, यदि मैं रिवीजन करूँगा मुझे तो दिक्कत नहीं आई होती। यदि आप सेकेंड ईयर में तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी जब तक आपको इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रकार हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर आज का एंटी एरिथमिक ड्रग। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आ सकता है इसके बारे में। मेन चीज़ आपको ग्राफ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार बनता है इसका इवेंट नोड। हमारा इसका जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स के जो क्लास होते हैं उसके आधार से क्या क्या ग्राफ बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ड्रग्स के बारे में बात करिएगा तो आपको बस 3-4 चीज़ें याद रखनी है। मैं बता रहा हूँ, ये तो क्लास याद रखनी है ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन KG त्रिपाठी का देख लीजिए। मैंने ऐसे जब बीच बीच में बातचीत करूँगा मैं आपसे KG त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन जो होगा उसके बारे में सीधे बातचीत करेंगे। अभी तो मैं ऐसे रैंडमली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर ड्रग्स वगैरह भी एक्सप्लेन करनी है तो मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स की चर्चा करूँगा। बाकी याद करने के नाम पर KG त्रिपाठी में जितने भी ड्रग्स दे रखे होंगे उन सारे को हम याद करने का प्रयास करेंगे। यह अभी आप चीज़ों को समझें फिर याद करने का प्रयास कीजिए, तभी आप चीज़ों को समझेंगे फिर उनको याद करने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट वीडियो निकालूंगा मैं, छोटे छोटे बीच में आते रहेंगे, उसमें आप मेरे संग रिवीजन करना। एक ही क्लास को हम एक्सप्लेन करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। बार बार आपको रिवीजन करना है तभी फ़ायदा है, वैसे आपको फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। ये समझ गया आप। उसके अलावा आपको क्या पता करना चाहिए, कोई एक पेपर में ज़रूर आप लिख के रख लेना सारे ड्रग्स जो आती जा रही है। ये खाली ड्रग्स को लिख देना और सोचना मन में कि मैंने ये ड्रग कहाँ लिखी थी और इसका क्या उपयोग था, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या था और इसके एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। एडवर्स इफेक्ट आपको यहीं पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। उपयोग हुआ, ये उपयोग तो आप आगे चलिए जैसे मेडिसिन हुआ, जैसे मेडिसिन चल रही है मेरी तो मेडिसिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट आपको यहीं पढ़ने हैं। एडवर्स इफेक्ट का चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे जब भी फार्माकोलॉजी में आगे चल के क्वेश्चन पूछेंगे तो एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, यूजेज आपको बहुत आसानी से पता हो जाएंगे तब तक, क्योंकि मेन जो ड्रग वगैरह है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी जब तक हम मेडिसिन पहुँचेंगे। हर ड्रग का यूज नहीं होता, जो आपको याद रखने वाली ड्रग है वो आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये तो जो ड्रग का यूज नहीं हो रहा उन ड्रग को बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मेन आपको फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन सही करना है। मेडिसिन का क्वेश्चन तो आप सही कर देंगे यदि फार्माकोलॉजी के वैसे पूछा खाली हो। ये आपको फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चन सही करना है तो आपको एडवर्स इफेक्ट याद होने चाहिए। और कैटेगरी में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रग्स है वो याद होनी चाहिए। मैं सीधे कह रहा हूँ, एक बार में याद नहीं होंगी, धीरे धीरे करके बार बार प्रयास करेंगे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नहीं भी होंगे तो प्रयास ज़रूर करना है आपको, जितना हो सके उतना प्रयास करना। खासकर जो मैं अभी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो जो कि मेडिसिन के का जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद होनी चाहिए, वो तो मैं याद कराई दूँगा अभी। ये ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर फालतू का ज़्यादा हो गया। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, एंटी एरिथमिक ड्रग्स को। एंटी एरिथमिक ड्रग्स के नाम पे याद रहेगा तो मेन पुस्तक क्लास कितनी होती है। क्लास में मोटे तौर पे 5 होती है इसकी, ताकि कुछ जगह ज़्यादा बता रखी है लेकिन आपको 5 ही क्लास याद रखनी है, ठीक है। कुछ जगह 4 बता रखी होती हैं, कुछ जगह जैसे 5 होती हैं, हम 5 ही पढ़ेंगे। 5 क्लास होती है एंटी एरिथमिक ड्रग्स की, ठीक है। क्लास 1 से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ, उसका खुद का अपने आप में सेपरेट बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। तो एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लास 1 ठीक है। क्लास 1 में क्या होता है, क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक ड्रग होती है वो होती है हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये इसमें भी 3 आ जाती हैं, क्लास 1A 1 2 1 2 1C। तो वो सारी क्या होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, ठीक है, समझिए। इसमें भी सब कैटेगरी आती है 3, इसकी बात करेंगे। तो क्लास 1A की बात करते हैं सबसे पहले। क्लास 1A में कौन सी ड्रग आएंगे, क्लास 1 में वो ड्रग आती हैं जो कि क्या सोडियम चैनल को क्या करती है, एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करती है अच्छा खासा। ऊपर से क्या है कि जो पोटेशियम चैनल जो होता है उसको भी अच्छा खासा ब्लॉक करने का काम करती है ये। यानी ये तो ये क्या है, जल्दी से डीपोलराइजेशन नहीं होने देती और ना ही जल्दी से रिपोलराइजेशन होने देती है, समझिए। डिपोलराइजेशन का काम किसका, हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में पढ़ा था। मैं फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं बनाया था लेक्चर, क्योंकि हमने जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वगैरह के, मैंने 2 लेक्चर एक लेक्चर लिया था छोटा सा, जिसमें मैं दोनों कार्डियक एक्शन पोटेंशियल एक्सप्लेन करे थे। एक मैंने नॉर्मल कार्डियक मसल का था। नॉर्मल कार्डियक मसल में मैंने कहा था कि इसको याद रखना जरूरी है। कैसा ग्राफ था, कुछ इस प्रकार का ग्राफ था ना इसका, बिल्कुल सीधा चला गया, फिर एक प्लाटू फेज आ गया, फिर एक तरीके से यूँ चला गया, ये चीज़ थी। अब इसमें क्या होता है 1A में क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट इसका सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं बात करूँगा आगे जाके 1C का रहता है। तो इस तरीके से इसका सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन है तो ठीक ठाक। प्लस क्या होता है इसमें सिग्निफिकेंट क्या है कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है। ये समझिए, जिसके कारण जो ग्राफ इस प्रकार बनना चाहिए तो वो कैसा बनेगा कि यहाँ से बनने के बाद यूँ टेढ़ा मुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सीधा तो जा नहीं सकता, क्योंकि आपने सोडियम चैनल ब्लॉक कर रखा है काफ़ी हद तक। हालांकि पूरे सारे चैनल ब्लॉक नहीं है लेकिन फिर भी आपने ब्लॉक कर रखा है, प्लाटू फेज कॉमन ही है। फिर क्या जो एक सीधे नीचे जाना चाहिए था ग्राफ, वो नहीं जाके बिल्कुल यूँ स्मूथ ही जाएगा। क्यों जाएगा, आपने सोडियम चैनल जो सीधे एक तो ब्लॉक, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या हुआ, तो एक तरीके सोडियम चैनल एक बार में सीधे अंदर आ जाने चाहिए थे, उनको बहुत टाइम लगा अंदर आने में, जिसके कारण क्या हुआ हमारा ग्राफ था कुछ इस प्रकार बन गया। तो ले दे गए लास्ट में क्या चीज़ निकली, लास्ट में क्या जो एक तरीके से ड्यूरेशन था, एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन था वो काफ़ी लंबा हो गया। नहीं हुआ, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो गया हमारे एक्शन पोटेंशियल का ये। तो इसलिए इसमें क्या होता है QT प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है। यह चीज़ याद रखना, हम आगे चल के डिजीज़ की बात करेंगे, टोर्सा डेपोंटिस की बात करेंगे। QT प्रोलॉन्गेशन में हमारा अपने आप में एक कैटेगरी है, बीमारी की भी कैटेगरी है QT प्रोलॉन्गेशन के नाम पे। तो उसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी ड्रग QT प्रोलॉन्गेशन का काम करती है। तो एडवर्स इफेक्ट मैंने बात करी थी, सबसे इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से आप पूछ रहे हैं तो QT प्रोलॉन्गेशन एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्शन होता है तो मीडियम लेवल का रहता है, ना बहुत ज़्यादा कम रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है। कैटेगरी सोडियम चैनल ब्लॉकर मैं बताया था, मैं सबसे ज़्यादा जो सोडियम चैनल ब्लॉकर का रहता है वो 1C में रहता है, उसका ये 1A में आ जाता है, 1B में आ जाता है।
ये मेन जो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर तीनों में तो पता होना चाहिए कौन से में ज़्यादा कौन से में कम हो रहा है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन बढ़ गया। तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन बढ़ने से क्या होता है, तो हमारा जो एक तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन बढ़ने से तो मसल को ज़्यादा टाइम मिलता है ना नॉर्मल से। क्योंकि मैंने बात करी तो जो हमारे कार्डियो मसल थकती नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण हमने बताया था कि प्लाटो फेज चलते हैं। तो नर्व के लिए भी बहुत जल्दी फटी जाती है। बार बार मेरे कॉन्वर्सेशन अगर हम धड़ाधड़ एक टाइम पे ऐसा होगा मेरा हाथ दुखने लग जाएगा। कार्डियक के इसमें तो नहीं दुखता ना, तो उसके केस फटेगी नहीं आती। तो उसमें बताया था कि बहुत ज़्यादा प्लाटो फेज होता है, वो एक्सट्रीम पोटेंशियल के बीच में ही आराम कर लेता है। अब इसके केस में तो एक तरीके से और भी ज़्यादा आराम कर लिया, नहीं, अब उसने चूँकि और भी ज़्यादा आराम कर लिया मसल ने, तो इस तरीके से क्या होगा, तो एक तरीके से जो है हमारा एक तरीके से इफेक्टिव जो क्या कहते हैं इजेक्शन पीरियड होता है वो उस तरीके से बढ़ जाएगा। ये नहीं, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक तरीके से हम कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, वो मतलब कितनी यूज़ तो हम बात करेंगे। मेन बात तो कर बात चीज अब बता दूँ तो इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सुप्रामेंटिको ट्राइकार्डिया या वेंट्रिकुलर ट्राइकार्डिया तो बहुत ज़्यादा जगह आता है, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। ड्रग्स कौन कौन सी आती है ये पता होना चाहिए। मैंने तो हमने ड्रग्स की बात करी नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या रहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स में मैं 3 ड्रग बता रहा हूँ, यही ड्रग आपको याद रखनी है लास्ट तक, ठीक है। एक आती है हमारी क्विनिडीन, ठीक है। क्विनिडीन के साइड इफेक्ट पता होना चाहिए थोड़े से। क्विनिडीन के आते हैं चिंकोलिज्म, जिसमें बात करते हैं टीनिटस और वर्टाइगो आता है। एडवर्स इफेक्ट की क्विनिडीन साइड इफेक्ट की बात करें चले, क्या आता है, चिंकोनिज्म, टीनिटस एंड वर्टाइगो। ड्रग्स के यूज को लेकर बाद में कह रहा हूँ, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन के केस में हम अच्छा खासा समझ सकते हैं चीज़ों को, तो वहीं समझेंगे। अभी समझने मतलब मेडिसिन का लेक्चर इसके बाद ही आएगा, थोड़े बहुत 2-3 फार्माकोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्या कि ड्रग्स में सीधे बोलने से पहले ज़्यादा पता होना चाहिए ड्रग्स के बारे में, कैसे कैसे क्या है क्या नहीं। हालांकि अभी मैं कुछ ज़्यादा ही एडवांस जा रहा हूँ, मैंने कोई शुरुआत में ड्रग्स तो एक्सप्लेन करी नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे बीटा ब्लॉकर भी आती है उसके बारे में मैं बता दूँ। बीटा ब्लॉकर इस केस में क्या कर रही है, एक्सप्लेन हम उसको बीटा ब्लॉकर ढंग से करेंगे, ढंग का सा टॉपिक है लंबा चौड़ा, तो जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चिनकोनिया क्या आता है, वर्टाइगो टिटेनस आ जाता है सिम्टम के नाम पे। और क्या होता है, डायरिया होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में, डायरिया आता है। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत है आपको। हालांकि तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन तो बता देते, टोटल पॉइंट से तो ये पता नहीं चाहिए, ये तो सब बता देते थे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। इनको याद रखना होता है, उसमें इंडिविजुअल ड्रग याद रखनी होती है। तो इंडिविजुअल ड्रग के नाम पर ड्रग्स का नाम सुना देते हैं, इनके इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भूल जाते हैं, तो वो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई याद रखें, ठीक है। फिर आती है हमारी दूसरी प्रोकेनामाइड। ये प्रोकेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या रहता है, प्रोकेनामाइड का साइड इफेक्ट रहता है एसएलई लाइक सिंड्रोम। एसएलई क्या होता है, इसको लेकर पूरा लेक्चर आएगा, तो इसलिए इसमें याद नहीं। काफ़ी हद तक कुछ विधा पे आपने पढ़ भी लिया होगा कहीं ना कहीं, यदि आप लेक्चर देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, कोई काफ़ी लंबा हो गया, इतना तो जिसे समझ में आ रहा वही देख सकता है।
SLE, और SLE देखना बोलता है ये। और लास्ट में आता है हमारे किस तरीके से तीसरी ड्रग डाइओसोप्रामेड। डाइसोपायरामाइड में क्या चीज़ आती है, कैसी आती है, इसमें मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी साइड इफेक्ट ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन। ये बाकी बात कहते हैं तो हार्ट फेलियर भी डेवलप कर सकता है। तो हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट फेलियर को वर्सन कर सकता है हार्ट फेलियर। और उसके अलावा बता दो BPH को, उसके अलावा ग्लोकोमा। मेन तो आपको एंटी कोलिनर्जिक याद रखना है इसके केस में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा होगा क्लास 1 में भी 1A हुआ है, इतनी देर में जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो 1B आती है। 1B में बात करके चले क्या होता है, तो हमने बात की जाए तो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन में बात की जाए तो सबसे कम रहता है, तो सोडियम चैनल माइल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन रहेगा। मेन जो एक्शन रहता है किस पे रहता है इसका, पोटेशियम चैनल पे। तो इसमें क्या रहता है, एक तरीके से पोटेशियम चैनल का जो होता है ये ओपनर रहता है एक तरीके से। मतलब पहले तो हमने बात करी थी सोडियम चैनल ब्लॉक का रिएक्शन था काफ़ी इनका, अब बात करना है सोडियम चैनल ओपनर के बारे में। ये एक बड़ी बात है, सोडियम चैनल ओपनर है ये। पोटेशियम चैनल ओपनर है। ग्राफ अंदाजा लगाइए, ग्राफ बनाइए, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आए तो ग्राफ बनानी पड़ेगा। एक तो ये मतलब उतना टेढ़ा नहीं जाएगा, काफ़ी हद तक सीधा रहेगा। ये जब तक मैंने तो काफ़ी टेढ़ा कर दिया। प्लाटो फेज पर काफ़ी छोटे टाइम तक रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम चैनल को ओपन करेगा, जिसके कारण क्या है कि ये तो काफ़ी तेज़ी से जाएगा। जैसे जैसे ड्यूरेशन जो हो गई बीच की, ये काफ़ी कम हो गई इस तरीके से, नहीं हुई कि प्लाटो फेज तो बहुत ही कम आया है ना, बढ़ा तो ही नहीं, बहुत छोटा फेज था प्लाटो फेज। जिसके कारण का QT लेवल पे क्या हुआ हमारा ड्यूरेशन था वो इस तरीके से कम हो गया। ये नहीं तो क्या हो गया हमारा QT जो होता है एक तरीके से वो कम हो गया। एक्शन तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं इसको ये पता होना चाहिए। ये यूज होता है हमारा डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया में यूज होता है। हम लिडोकेन के बारे में बातचीत करते हैं, यहाँ तक वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो होते हैं लिडोकेन यूज करते हैं किसमें, डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया के बारे में। ये तो इसमें अब उपयोग ले सकते हैं वैसे तो। इसमें क्या होता है, तो MI इंड्यूस एरिथमिया हुआ या फिर एक तरीके से क्या हुआ लिडोकेन इंड्यूस एरिथमिया हुआ, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। भले इतनी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जब भी पूछे प्राइमरी ड्रग आपको IV एमाइडोरॉन रखनी है। यदि वो एक तरीके से थोड़ा सा मेंशन करे एक तरीके से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया MI के बाद डेवलप हुआ है या डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बाद डेवलप हुआ है, तो आपको आंसर करना है लिडोकेन। पहले इस पॉइंट को तो लिखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। पहले ड्रग्स बात कर लें, ड्रग्स कौन सी आती है इसमें, ड्रग्स आती है हमारी लिडोकेन। मेन तो ये याद रखना है, ज़्यादातर आपसे ये पूछता है लिडोकेन। फेनिटोइन का मेन जो इसमें रोल रहता है वो जब हम इसके आगे चल के बात करते हैं, फेनिटोइन एक काफ़ी लंबी चौड़ी ड्रग है, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के रूप में आ जाते हैं। इस तरीके से एक्सेप्टेशनल ड्यूरेशन को कम कर देती है ये। फिर आते तीसरी ड्रग मैक्सिलिटिल, एक तरीके से वो मैं कह तरीके से लिडोकेन को परिवर्तन करके बनाई गई है, मैक्साइलेटिन,
तो इस तरीके एक है, दो ड्रग तो ऐसे होती हैं अजीब सी, ठीक है। हाँ, जो उसके बाद आते हैं इस तरीके से। तो हमने तीनों ड्रग के बारे में पता कर लिया। ये कौन की है? हमारी लीडोगेन, फेनिटोइन और मैक्सिटिल, ठीक है। यूज कहाँ होता है इसका, इस तरीके से मैं बता दूँ, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। जब भी सोडियम चैनल के लिए बात होगी कुछ भी, तो आप ये याद रखना इस तरीके से, वो हमारा वेंट्रिकल पे पहुंच जाएगा मामला सोडियम चैनल को रिलेटेड, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है हमारी? MI या डिजिटलिस इंड्यूस्ड इसमें भी याद रखना एरिथमिया नहीं करना है, वेंट्रिकुलर करना है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ये तो साइड इफेक्ट की बात करके चले तो क्या आते हैं साइड इफेक्ट 1B के? साइड इफेक्ट आते हैं तो मेलिनाइन हाइपरथर्मिया, और क्या आता है CNS से रिलेटेड आते हैं। इस तरीके से हमारे क्या न्यूरोलॉजिकल एक तरीके से, या तो इस तरीके से ट्रिमर डेवलप हो जाएंगे, इस तरीके से डिप्रेशन हो जाएगा, इस तरीके से ट्रिमर हो सकते हैं, इस तरीके से ये इतनी ट्रिमर, इतने वो फेनिटोन याद रखना, फेनिटोन का इस तरीके से CNS पे इम्पैक्ट रहता है, CNS डिप्रेशन कराने का काम कर सकता है ये। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, इस तरीके से एंटी रिदमिक की जो हमारा सिस्टम था ये, मतलब इस तरीके से अपनी क्लास सी बची, क्लास सी का क्या रहता है हमारा, इस तरीके से ओनली एक्शन रहता है इसका, ओनली सोडियम चैनल क्या होता है, सोडियम चैनल किसी कारण आप इसका ग्राफ लगा सकते हैं नॉर्मल। ये आपका ये तो मतलब तरीके ये तो बहुत एकदम तो एक्सपर्ट जाएगा, क्यों? लेकिन ये इस तरीके से प्लाटो फेज के संग जल्दी से आ जाएगा इस तरीके से, मतलब जो हमारा नॉर्मल कर्व रहता है उसी कर्व की तरह एक तरीके से वापस एकदम सोडियम, मतलब एक तरीके से जो लौटने का काम है इस तरीके रिपोलराइजेशन का, वो उसी प्रकार चलेगा। बस ये कि इस तरीके से जो हमारा क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा ये ऊपर जाने वाला सिस्टम था वो हमारा नीचे उसका स्लोप अलग आ गया, ये अंदर आया। अब इसके पीछे क्या है, इसके कारण ये जो ड्यूरेशन था बीच का उसमें कोई चेंज आएगा? नो चेंज। अब चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ से निकलने का टाइम तो सेम ही है ना, चाहे भले इधर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, यूँ जा रहा हो, सिंपल सी बात है। हम इधर से तो नाप नहीं रहे, तो इधर से निकलने का टाइम सेम है, नीचे उतरने का टाइम आता है अंदर डिपेंड करता है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन कितना रहेगा। अब नीचे उतरने का टाइम सेम ही आ गया ना उसका, कि सोडियम चैनल पर तो कोई एक्शन है ही नहीं है उसका, ये जिसके कारण क्या था हमारा जो एक्टिविटी लेवल पर कोई भी हमारा इम्पैक्ट था वो नहीं आया, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन किस पे, क्यूटी पे, ये इसमें क्या होता है आपको याद रखना, मैक्सिमम डिले करता है किसमें, रिपोलराइजेशन में, डीपोलराइजेशन में। ये इसके कुछ अलग अदर एक्शन भी आते हैं। अदर एक्शन में जो आता है वो आता है इसका AB नोडल ब्लॉकर एक्शन। तो AB नोड को ब्लॉक करने का जो है वो एक तरीके से काम कर सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये AB नोड को ब्लॉक करने का काम करता है। AB नोड पे सिंपल सी बात है, तो AB नोड पे ब्लॉक करने का काम करता है, जिसके कारण क्या है कि इस तरीके से जो भी एक्शन देखने को मिलेगा वो आपको एक तरीके से हमारे एट्रिया में ही देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल तक ज़्यादातर मामला नहीं पहुंचता है। क्योंकि ये तो मैंने बताया कि इस तरीके से सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल पर ड्रग काम करते हैं, वो ज़्यादातर पहुंचती है हमारी इस तरीके से, उन्हीं का रोल रहता है वेंट्रिकल में। पोटेशियम चैनल का कोई काम ऐसा है नहीं। ऊपर से जो एट्रिया में इसमें कुछ भी चेंज किया तो वो वेंट्रिकल तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि उसने AB नोड में ये ब्लॉकेज डाल दिया। इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है
वो खाली हमको किस पे देखने को मिलता है, हमारे एट्रिया पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। तो खाली इसमें एक्शन किस पे देखने को मिलेगा, ओनली एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, खाली उसमें हम यूज़ करते नहीं है इसको। ब्लैक एंड नाइट को एक दो जगह यूज़ कर लेते हैं, जब हम बात करेंगे इसी करेंगे तो उसको हम एट्री उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तभी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, ड्रग्स में जो आती हैं वो आती है हमारी फ्लैकेनाइड, फेकाइनिडे, और क्या आती है प्रोपेफेनोल, फ्लैकाइनिडे और प्रोपेफेनॉल आती है, फ्लैकाइनिडे प्रोपेफेनॉल। ये मेन जो इसमें याद रखने वाला पॉइंट है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है हमारी इस्चेमिक हार्ट डिजीज में। ये 12 मैंने पॉइंट बता दिया आपको। इस्चेमिक हार्ट डिजीज होगी, चाहे जैसे हमने बात की थी तो ड्रग ऑफ चॉइस बता दी थी 1V, तो हमने एक तरीके से इस्चेमिक हार्ट डिजीज अरेथमिया डेवलप कर रही है, लेकिन ये इसको हम सीधे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। इस तरीके से 2 बार बोल चुका हूँ, और बार बोल देता हूँ कि एक तरीके से पोस्ट MIO या MI चल रहा हो अभी किसी प्रकार का MIO, उसमें हम सीधे इसको हटा देते हैं, इस तरीके से यूज करते ही नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारी तीनों कैटेगरी हो गई, 1A 1B 1C, इसकी एंटी अरिथमिक ड्रग्स की क्लास बनी हुई है अभी। ठीक है, तो इसलिए अब हम आते हैं क्लास 2। वैसे क्लास 2 में बस आपको पता होना चाहिए क्या है, ये बीटा ब्लॉकर है। क्लास 2 क्या है हमारे, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में ज़्यादा कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो उसके बारे में बातचीत करेंगे जब करेंगे, मतलब जीवन में इसका सेपरेट लेक्चर रहेगा, तो मैं खाली बीटा ब्लॉकर लिख कर छोड़ रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है कि एक तरीके इडियोपैथिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं, एक तरीके रेट कंट्रोल एजेंट जो होता है, एक तरीके से उसमें एक तरीके से हमारा मेन रोल इसका रहता है। इसमें बात करते हैं रेट कंट्रोल एजेंट जो होता है, यदि इसको COPD या इस तरीके से एंजाइना नहीं है, या तरीके हार्ट फेलियर नहीं है, तीनों चीज़ें मतलब COPD, एंजाइना या हार्ट फेलियर है, वो नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे। प्राइमरी ऑप्शन हमारा यही रहेगा रेट कंट्रोलिंग एजेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये मोर्टेलिटी को भी कम करता है ना, रेट कंट्रोल को करता ही है। उसके संग ये मोर्टेलिटी जो होती है कार्डियक मसल्स की, उसको भी कम करता है। जब हम बात करें कार्डियक मसल मोर्टेलिटी को घटाने वाली ड्रग की, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बात करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते नहीं है इसका, सीधे लॉर्ड फॉर्म का, लेकिन ये कि मोर्टेलिटी को घटाने का काम कंजेस्टिव मतलब कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ कर लेते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है, इसमें यह आता है रेट कंट्रोल, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हार्ट रेट का कंट्रोलिंग एजेंट है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, AB नोड को ब्लॉक करने की होती है। तो इस बार हम लिख लेते हैं इसको एक कैटेगरी में बना के, मैं बता रहा हूँ शायद आपको, बार बार हम चर्चा करें नहीं करें, एक कैटेगरी आती है AB नोडल ब्लॉकिंग एजेंट की। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो एक तरीके से ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी किसमें, हालांकि तरीके से यूज वाली ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी किसमें, एक तरीके से प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये कौन, उसमें एटोपिक होते हैं, री एंट्री सर्किट बनते हैं, जब हम बात करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। और जब
और कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ होती है, हमारे वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। अब ये तो पूछ रहा है, ये मैं बता चुका हूँ, हालांकि ये भी बता चुका हूँ मैं, लेकिन अब फिर हम इसकी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, इस समय पता रहे ही नहीं रहे। ठीक है, तो हमारा ए बी नोड को ब्लॉक करने वाला एक्शन इधर जगह काम आएगा, कहाँ का काम आएगा, इस तरीके से हमारा इस तरीके से प्रोक्सिमस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में काम आएगा। तो ए बी नोडल ब्लॉक एक्शन मतलब काम नहीं आएगा, वुल पार्किंसन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है हमारा बीटा ब्लॉकर, सबसे बड़ा इस तरीके से जो एक इसको ब्लॉक करने वाला एजेंट है वो इसमें है। तो इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए बताई जाती है। तो ड्रग एक डिजीज़ के नाम पे तो ये है, बाकी के रेट कंट्रोलिंग एजेंट जो बाकी के हमने टैकीकार्डिया पढ़ेंगे उसमें रहती है, चाहे एट्रियल फिब्रिलेशन हो या इस तरीके से वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो, इस तरीके से उसमें क्या कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस रहती है यदि हमको रेट कंट्रोल करनी है एक तरीके से बीटा ब्लॉकर की। तो बीटा ब्लॉकर वाला उपयोग पता होना चाहिए मेन तो आपको ये। और इसकी प्रॉपर्टी और मैं बताऊँ तो यदि हमने बात कर रहे हैं, जब हम उसकी बात करते हैं एक तरीके से जो हमने दूसरा वाला ग्राफर पढ़ा था ना, एक तरीके से कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था वो तरीके से, तो उसमें एक तरीके से ये क्या करता है तरीके फेज फ्लो जो होता है उसके जो उसको क्या प्रोलॉन्ग स्लोप को घटा देता है। क्यों? क्योंकि जो कैटाकोलामाइन्स होते हैं हमारे फेज 4 के जो स्लोप होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये कैटाकोलामाइन के एक्शन को ब्लॉक करता है, जिससे हम फेज 4 का जो स्लोप जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यदि ज़्यादा पूछे तो इस तरीके से फेज 4। अब ये इतना तो मैं एक ही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं 5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ये फेज 4 आप खुद पता करना, यदि आपने मेरे से लेक्चर लिया तो पता रहेगा आपको फेज 4 की क्या करता है। इस तरीके से फेज 4 के केस में स्लोप को घटाने का काम करता है, डिक्रीज स्लो फेज 4 में। ये इसके एक्शन के नाम पे बीटा ब्लॉकर रहता है मेन। एक और रहता है हमारा वेरापामिल, एक कौन सा रहता है हमारा डाइजॉक्सिन, और क्या रहता है हमारा इस तरीके से एडिनोसिन। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन सी ड्रग काम कर रही है ये पता होना चाहिए हमारा इस केज में। ये इस काम में ए बी नोडल ब्लॉकिंग एक्शन में बता रहा हूँ, बीटा ब्लॉकर काम करता है, वेरापामिल काम करता है, डाइजॉक्सिन काम करता है, और उसके अलावा एडिनोसिन का भी रोल रहता है हमारा इस तरीके से इस काम में। तो ये सारी ड्रग क्या करेंगे इस तरीके वुल पार्किंसन सिंड्रोम में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगी और ड्रग ऑफ चॉइस रहेंगे इस तरीके से, किसमें हमारे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रोक्सिमस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, लगभग एक ही बात चली जाती है। तो उसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाले हैं कुछ जगह लिखा रहता है। तो ये तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ एंटी एरिथमी की क्लास 2। क्लास 3 पे आते हैं। क्लास 3 क्या रहती है हमारी ये पता होना चाहिए, सस्पेंस रखते हैं हम। क्लास 3 जो रहती है वो रहती है हमारी इधर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। तो इस तरीके से हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर पढ़ लेते थे, तो वो आती है हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉक करने की बारी कि खाली पोटेशियम सोडियम ही नहीं देवेगा, पोटेशियम भी देवेगा। ठीक है, क्या चीज़ निकलने वाली है वही मैंने बताया कि इस तरीके से बहुत लंबा ग्राफ जाएगा पीछे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हमने बातचीत करी थी तो पहला इसमें लंबा गया था, उसमें सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन तो था ही। और सोडियम चैनल ब्लॉकिंग का उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में, लेकिन उसका पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग का तो रोल था ही ना। ठीक है, तब पोटेशियम चैनल जब ब्लॉक हो रहा था उसमें तेज़ी से, तो जिसके कारण क्या होगा हमारा एक्शन पोटेशियम का ड्यूरेशन था वो लंबा हो गया, यानी क्यूटी इंटरवल है वही तेज़ी से लंबा हो गया। ठीक है, तो इसलिए सीधे यही हो जाती है। ठीक है, इसमें ठीक है हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। अब ग्राफ बार बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो ये तरीके सोडियम चैनल के लेवल पर तो सेम ही चलेगा, पर ये क्या इतना लंबा पहुंच जाएगा ये कुछ ज़्यादा ही लंबा करते हैं, अरे इतना ही लंबा पहुंच जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ब्लॉकिंग एक्शन रहता है ये। जिसमें क्या आती है हमारी एमाइडेरोन आती है। एमाइडेरोन हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे जब भी हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करते हैं, तो काफ़ी चर्चा में रहने वाली ड्रग होती है हमारी एमाइडेरोन। उसके अलावा और जो आती है हमारी ड्रग का बस खाली नाम याद रखने के लिए एमाइडेरोन तो जरूर याद रखना है आपको। सिंपल सी बात है, तो रिदम कंट्रोल या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग है ये, यदि एमआई या डिजिटॉक्सिन से नहीं हुआ है। इसी तरीके से ये क्या है, प्राइमरी ड्रग रहती है हमारे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ तो इस तरीके से ये रिदम को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूँ। रेट कंट्रोल करने के लिए हमारा जरूर याद रखना बीटा ब्लॉकर ही रहता है मेन एजेंट। बीटा ब्लॉकर नहीं है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जिसकी कैटेगरी अगली आती है हमारी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एरिथमिया जो होती है उसके लिए प्राइमरी ड्रग रहती है ये। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो होगा इस तरीके से बढ़ जाएगा, देखा गया तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलेगा, यानी कि टॉर्साडेपोनेटिस। हालांकि इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा एमाइड्रेनोन में सबसे कम रोल रहता है, किसका, इसे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ये लंबा हुआ तो इसलिए क्या हुआ, इफेक्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड भी लंबा हो गया। ये इस तरीके से संग में चल रहे हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ याद रखना। इसके और जो ड्रग्स होती है तो आई वी एमाइड्रेनोन की बात है, ज़्यादातर इंट्रावीनस देते हैं तो आई वी एमाइड्रेनोन लिखा रहता है नाम पे, एमाइड्रेनोन हुई। उसके अलावा क्या थे, इबूटिटिल, और उसके अलावा डोफेटिलिब। आइबुटिलिडे और डोफेटिलिडे। ये जैसे नाम है। और उसके अलावा तीसरी क्या आती है, सोटालोल। ये इसी लेक्चर में काफ़ी लंबी साइड काफ़ी लगा ली। तो आइबुटिलिडे क्या है, तेरी शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, और इस तरीके से जो क्या हमारे डोफेटिलिडे का लगभग सेम रिएक्शन रहता है। ठीक है सर, खाली नाम याद रखना है। फिर आते हैं हम इसके लिए एडवर्स इफेक्ट में। एडवर्स इफेक्ट में भी मतलब ये क्लास इस तरीके से किसके द्वारा डोमिनेट की जाती है हमारी, इधर इसके कॉमन साइड इफेक्ट का सबका रहेगा इस तरीके से टॉर्साडेपोनेटिस। बाकी की बात करते हैं इसमें एडवर्स इफेक्ट में एमाइड्रेनोन के लिए बात करेंगे मेन। इस तरीके से क्या रहता है, हमारा पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है PF। तो इस तरीके से पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है हमारा। और क्या करता है हमारा, एक तरीके से ये हेपेटोटॉक्सिटी करता है। और क्या करता है वो, ये करता है हमारा इस तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है, उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही कर सकता है। ये सबसे बड़ा बात है इसकी, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही कर सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस हाइपर थायरॉयडिज्म ये। और क्या करता है ये, और ये करता है हमारा इस तरीके से स्किन पे डिपोजिशन करता है, इस तरीके से ब्लू ग्रे स्किन डिपोजिशन। स्किन डिपोजिशन। इसके अलावा क्या कहते हैं, कॉर्निया डिपोजिशन है, इस तरीके से आई पे भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी डाल सकता है ये। ठीक है, इतनी काफ़ी है। इसके लिए मैं एक निमोनिक बता देता हूँ। क्या कर, प्लीज़ चेक, क्या हो गया हमारा, PFT, LFT
और TFT। ये प्लीज से क्या बन गया हमारा फोटो सेंसिटिविटी, क्या हो गया फोटो सेंसिटिविटी, किस लिए स्किन पे डिपोजिशन हो गया उसके कारण है। उसके अलावा सल्फर ग्रुप की ड्रग है तो सल्फर वाले साइड इफेक्ट रहते हैं इसमें। और इसके अलावा क्या हो गया हमारा इस तरीके से चेक से क्या हो गया हमारा कॉर्नियल वाला निकाल लीजिए, चेक मतलब आँखें चेक करेंगे PFT LFT और TFT तो पता ही है आपको, पी ऐसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस होती है LFT, उसमें क्या हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों चेक कर सकता है। ठीक है, तो रिमेंबर टू चेक PFT LFT TFT एंड ये और उसके चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखना है, एमाइडोन की बात कर चलो तो इसमें क्या है 1 सेकेंड 3rd और 4th इतने इनके के सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। एक इसके सेंस में ये चीज़ याद रखना, इतने सारे हमने साइड इफेक्ट बातचीत कर ली थी। इसके बाद QT प्रोलॉन्गेशन लीस्ट होता है, तो लीस्ट QT प्रोलॉन्गेशन होता है। तो हमने इतने सारे साइड इफेक्ट बात करते हैं, हम ज़्यादा लिखने के चक्कर में QT प्रोलॉन्गेशन लिख देते हैं, तो इस तरीके से QT प्रोलॉन्गेशन इसमें उतना नहीं देखने को मिलता है। ये तो इसलिए हमने IV एमाइडोन थोड़ी स्पेशल ड्रग हो जाती है। हम जैसे होने को तो इसके संग भी बातचीत कर देते हैं IV एमाइडोन की, क्या कहते हैं इबुटिनिडे और उसका डोफेटिनिडे, लेकिन हम इसको हम अलग कैटेगरी में बात करते हैं क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट है और इसका अपने आप में क्वेश्चन बनता है साइड इफेक्ट ऑफ एमाइडोन के नाम से। ठीक है, फिर हमारी आती है क्लास 4 जिसमें आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कौन से आएंगे हमारे नॉन हाइड्रोडाइड्रोपिरिडीन। इसमें कैल्शियम चैनल कौन से बताएंगे वेरापामिल और क्या रहेंगे डिल्टियाजिन। ये क्या करते हैं एक तरीके से मैंने बताया ये भी कंडक्शन को ब्लॉक कर रहे थे, PI इंटरवल को बढ़ा रहे थे, तो वही काम इसमें भी होता है। इस तरीके से सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इसको भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये रेट कंट्रोल एजेंट रहता है, इस तरीके से ये रहता है रेट कंट्रोल एजेंट रहता है हमारा, इसमें एक तरीके से एट्रिया वाली जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में ये। और इसके जो साइड इफेक्ट तो हम जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक को सेपरेट चर्चा करेंगे तब करेंगे। फिर आती है हमारी 5 वाली, 5 में क्या रहती है हमारी, वो आती है हमारी मिसलेनियस की तरीके से अदर वाली कैटेगरी जो होती है, उसमें आती है हमारी तो एडिनोसिन। मतलब इसे बची कुछ सारी इसमें डाल देते तो एडिनोसिन आती है। एडिनोसिन का मैंने बताया था क्या काम था, इस तरीके से AV कंडक्शन को ब्लॉक करने का काम था। उसके अलावा ये फेज 4 है, वो इस तरीके से उसको घटाने का काम करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड ड्रग ऑफ चॉइस भी बन जाती है किसके लिए हमारे मैं होता सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रोसेस में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए, क्योंकि मैंने बताया इसका और उससे भी ज़्यादा एक्शन रहता है, तो इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस जब भी कहा जाता है। बाकी का हमने बातचीत कर रहे थे उपयोग होता है, लेकिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रोसेस में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये इतना ट्रीटमेंट आप पता लग जाओगे तो सही बार ड्रग आ गई इसकी, तो ये ठीक है। तो इसका क्या हमारा रहता है, इसका डोज वाला सिस्टम इम्पोर्टेंट है। पहले हम 6 mg देते हैं, फिर हम इसके जाते हम 12 mg देते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए फर्स्ट हम क्या आता है 6 mg देते हैं इसकी, फिर हम उसके बाद क्या 12 mg देते हैं। यदि रिस्पॉन्स नहीं आया है 30 मिनट के अंतराल पे देते हैं। ठीक है, ठीक है। एडिनोसिन हाइपरटेंशन साइड इफेक्ट की बात कीजिए तो हाइपरटेंशन यूज में हाइपरटेंशन कर सकता है ये, और ये काफ़ी क्या होता है तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, इस तरीके से काफ़ी छोटे टाइम के लिए हाइपर टेंशन यूज कर सकता है। और उसके अलावा क्या है कि हमारा ये क्या कि जो ये थियोफाइलिन और कैफीन है वो इसके इफेक्ट को घटा देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि थियोफाइलिन और ये जो है हमारे इस तरीके को इफेक्ट को घटा देते हैं। दीदी ये
ये तो साइड इफ़ेक्ट पता होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा इसका? हाइपोटेंशन करता है, तो ये हाइपरटेंशन का कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेंशन करेगा साइड इफेक्ट के नाम पे। और इसके अलावा क्या रहता है? ड्रग रिएक्शन पता नहीं चाहिए, ड्रग रिएक्शन नहीं पता नहीं चाहिए। ड्रग रिएक्शन क्या रहती है? हमारा क्या है कि इस तरीके से इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इफेक्ट ब्लंटेड बाय किसके द्वारा? थियोफाइलिन ले रहे हैं या कर रहे हैं क्या? थियोफाइलिन यह किसके द्वारा? हमारा एक तरीके से कैफीन के द्वारा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थियोफाइलिन या कैफीन जब भी आप इंटरेक्शन करेंगे तो इससे कारण क्या है? इससे इफेक्ट जो होगा इस तरीके से वो कम हो जाएगा इस तरीके से। ये ठीक है। अदर ड्रग्स की बात करके चलें तो आती है हमारी मैग्नीशियम सल्फेट। इसके केस में सबसे बड़ी याद रखने की टोर्सा डे पॉइंटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस इन टोर्सा डे पॉइंटिस। और इसकी बात करने चाहिए हम लास्ट में बात करूँ एट्रोपिन की। एट्रोपिन जो होती है इसका क्या रोल रहता है? एट्रोपिन जो होती है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है ये। या फिर इस तरीके से ये भी ब्लॉक हो गया डिजीटॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। यदि एरिथमिया के केस है तो ये भी ब्लॉक डिजीटैलिस टॉक्सिसिटी। वैसे तो इसका मेन रोल रहता है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने में रहता है। ठीक है। ये लास्ट में एक और ड्रग की बात करता हूँ आइवाब्रेडिन की। हालांकि इस कैटेगरी हमारी समाप्त हो गई यहीं पे समाप्त हो गई। 5 वाली आइवाब्रेडिन की अलग से बात कर लो। तो आइवाब्रेडिन का जो रोल रहता है वो है हमारा फनी सोडियम चैनल इनहिबिटर है। सोडियम फनी सोडियम चैनल इनहिबिटर है क्या? हमारा आइवाब्रेडिन। ठीक है। बस इसका उपयोग मैकेनिज्म एक्शन पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये पूछता। तो इस प्रकार हमारी जो ड्रग्स हुई एंटी एरिथमिक है वो ख़त्म हुई। आगे चल के हम और भी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा था, मैं लंबा कर सकता हूँ ऐसे तो, लेकिन अभी आप रेस्ट कीजिए। ठीक।